दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ होता है तो होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आपका 10-12 दिनों में होने वाला है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो उन्हीं में से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 22 तक के जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको पढ़ा दूँगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पियाजे एवं वाइगोत्स्की से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके 2011 से 22 तक के अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनमें से जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए अगर आपने अभी तक यूपी टेट के पीवाईक्यू सेट नहीं लगाए हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको पीवाईक्यू सेट सारे तैयार करवा दूंगी मैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 15 क्वेश्चन की तैयारी आप हमारे साथ करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है पियाजे एवं वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न का। इसके बाद में आपका पार्ट 2 आएगा और आपके पियाजे एवं वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि एक एक शब्द जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और एक एक क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे एवं वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा में किस प्रकार का अधिगम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, छात्र निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, केवल शिक्षक सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर 3, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और ऑप्शन नंबर 4, छात्र केवल एक श्रोता होते हैं। जहां आपका केवल या नेगेटिव वर्ड दिखेगा वो आपका नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और केवल इसमें भी दिया गया है तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में छात्र निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, छात्रों को किसी भी प्रकार से आपको निष्क्रिय नहीं रखना है, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छात्र जो हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो व्यक्ति स्वयं से मौखिक वार्ता करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने उनको क्या कहा है जो स्वयं से मौखिक वार्ता करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अहम केंद्रित वार्ता। ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक वार्ता। ऑप्शन नंबर 4, आंतरिक वार्ता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा पहले बोल बोल कर सीखता है, उसके बाद में इनर स्पीच यानी कि आंतरिक वार्ता करता है। तो आपको याद रखना है, प्राइवेट स्पीच आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखेगा या व्यक्तिगत वार्ता लिखा हुआ दिखेगा तो उसका करेक्ट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। और इसके अलावा अगर आपको ईगोसेंट्रिज्म या फिर अहम केंद्रित वार्ता दिखेगा तो आपका आंसर हो जाएगा पियाजे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मौखिक वार्ता बच्चे करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। इसको आप इंग्लिश में ही याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और पियाजे के अनुसार बच्चे स्वयं से वार्ता करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ईगोसेंट्रिज्म किसके द्वारा बताया गया है और प्राइवेट स्पीच किसके द्वारा बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। तो ऑप्शन दिए गए हैं मात्रा, प्रकार। ऑप्शन 2, प्रकार मात्रा। ऑप्शन 3, गति दिशा। ऑप्शन 4, अनुभव एवं ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकार और मात्रा। बच्चों का चिंतन जो है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं उनका सोचने का जो तरीका है, जो प्रकार है उनका वो अलग अलग होता है, लेकिन उनकी मात्रा तो सेम ही होती है। बड़े के हिसाब से बड़े की समस्या होती है और छोटे के हिसाब से छोटे की समस्या होती है। मात्रा में तो सेम ही समस्या होगी क्योंकि बड़ा अपने हिसाब से समस्या का समाधान करेगा और छोटा छोटे के हिसाब से, लेकिन जो प्रकार होता है वो अलग अलग प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा की गई है। ये आपको बताना है कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में इनमें से कौन सा पहलू शामिल नहीं किया है। ऑप्शन है जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई। तो सामाजिक और सांस्कृतिक आपको जहाँ भी दिखेगा वो आपका वाइगोत्स्की ने दिया है, ये आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद में भाषाई भी आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है, लेकिन जैविक जो है वो वाइगोत्स्की से संबंधित ना होकर जीन पियाजे से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होती हैं उनको स्कीमा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। लेकिन आपको बता दें कि ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, कई बार पूछी गई है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है।
MKO की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। ये भी आपकी वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, और पार्ट इसका भी आपको वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये वाइगोस्की के द्वारा दी गई हैं, जबकि स्कीमा जो है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। जहाँ भी आपको ZPD, MKO, पार्ट या ढांचा, स्कैफोल्डिंग या फिर सामाजिक या सांस्कृतिक दिखाई दे, वहाँ आपको वाइगोस्की सही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किससे संबंधित है? तो इंद्रियगामक अवस्था किससे संबंधित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो आपको जहाँ भी ऑप्शन में सामाजिक या सांस्कृतिक संबंधित दिखे, आपको वाइगोस्की टिक कर देना है। तो सामाजिक अन्वयन क्रिया मूल कारण माना है। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संरचनाओं के संदर्भ में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है? तो अमूर्त के संबंध में करेगा, तो अमूर्त वाली अवस्था में ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं भी जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। जीन पियाजे किस देश से संबंधित हैं? ये भी आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जीन पियाजे जो संबंधित हैं वो स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। नंबर 10, जीन पियाजे की किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तार्किक चिंतन की अवस्था किसको कहा जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे बच्चों को किस तरह से देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1, निष्क्रिय श्रोता। ये आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को आपको निष्क्रिय नहीं रखना है। खाली स्लेट भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पहले से ज्ञान लेकर आए हैं, और बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया है? तो जीन पियाजे ने जो प्रयोग किया था वो अपने बच्चों पर किया था। ये आपको रट लेना है। जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस अवस्था में बच्चा सभी काम इंद्रियों के द्वारा करता है? तो इसके ऑप्शन हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपने देखा होगा जो 2 वर्ष तक के बालक होते हैं उनके ज़्यादातर काम कैसे होते हैं? उंगली मुंह में डालना और रो के दिखाना, ये सभी काम जो हैं इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। तो संवेदीगामक अवस्था में बच्चे अपने सभी काम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अवस्था में पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पलटावी का गुण कौन सी अवस्था में नहीं पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में नहीं पाया जाता है, और आपको बताना है कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा 2 से 7 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके सामने से अगर खिलौने हटा लो तो वो रोने लगते हैं, और सामने खिलौना रख दो तो वो हंसने लगते हैं, यानी कि उसमें पलटावी का गुण है ही नहीं। उनको लगता है कि खिलौना गायब हो गया, इसलिए वो रोने लगते हैं। और आपसे पूछा जाए कि पलटावी का गुण जो होता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आंसर होगा। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है कि पलटावी का गुण कौन सी अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है? इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। खिलौने की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे खिलौने की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो यही 4 अवस्थाएं हैं जो आपको 15 नंबर क्वेश्चन में बताई गई हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, सेकेंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4th अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के अनुसार दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये मैंने गलती से लिख दिया था। अनुमूल्यन जो है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। लेकिन अनुकरण जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकरण संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो चौथी अवस्था पूछी गई है, तो मैंने अभी आपको बताया था। पहली होती है संवेदीगामक, सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक, और 4th होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी है? तो ये 11 प्लस के जो बालक होते हैं ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष की होती है। इसी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी है। क्वेश्चन नंबर 20, प्याजे की किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये भी। तो वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है ऑप्शन नंबर 1 में संवेदीगामक अवस्था में। 0 से 2 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है ये किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोम्स्की के द्वारा भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, वाइगोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, स्किनर का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। चारों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वो एक बार रिपीट से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्याजे की किस अवस्था में बच्चा प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर सीखता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवेदीगामक अवस्था में बच्चा प्रयत्न एवं त्रुटि के आधार पर सीखता है। आपने देखा होगा जो छोटे बालक होते हैं 0 से 2 वर्ष तक के बालक, वो कई बार अपने खिलौनों के तोड़ते हैं, फिर उनको बनाते हैं, तो यानी कि प्रयत्न करते हैं और त्रुटि होती है, उसके बाद फिर से प्रयत्न करते हैं और उसी आधार पर वो सीख जाते हैं। तो प्याजे के अनुसार प्रयत्न व त्रुटि की अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 2 आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा और उसमें आपके जीन पियाजे और वाइगोस्की से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सभी करा दिए जाएंगे और उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। आपके हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बताइएगा और सजेशन कोई देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।